हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से मैं विज्ञान विषय पर एक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें हम लोग कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह सामग्री संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी अध्ययन सामग्री है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोशिका क्या है, इसकी संरचना तथा कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी क्या है? तो एक सामान्य परिभाषा के अनुसार कोशिकाओं अर्थात सेल्स के शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी गुणों का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना, इसके विभिन्न अंगों, इनका जनन, विभाजन एवं मृत्यु के साथ साथ इनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सेल्स क्या है, कोशिका क्या है? तो एक परिभाषा के अनुसार कोशिका वस्तुतः सभी जीवों की मौलिक, संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। दोस्तों, इस जीवों के अंतर्गत पादप कोशिका अर्थात वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही को शामिल किया गया है। तो इन सभी जीवों को इन जीवों के मौलिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा गया है कोशिकाओं को। तो इसमें जो हमें 3 तथ्य प्राप्त होते हैं कि फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कैसे है कोशिका। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, सभी जीव जो है वो कोशिका से ही बनते हैं। तो इस प्रकार कोशिका जो है जीवों के फंडामेंटल यूनिट है। इसी तरह कोशिकाएं आपस में मिलकर के जीव के शरीर को एक आकार प्रदान करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, टिश्यूज। उत्तक से अंगों का निर्माण होता है, ऑर्गन्स, और ऑर्गन से शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरह से कोशिकाएं जो हैं शरीर को एक आकार प्रदान करती हैं। इसलिए कोशिकाओं को जीवों की संरचनात्मक इकाई अर्थात स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। इसी प्रकार शरीर के सारे कार्य कोशिका के स्तर पर ही संपादित होते हैं। इसलिए कोशिकाओं को जीवों की फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। इन्हें हम आगे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कोशिका का पता सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। उन्होंने कॉर्क की एक अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पाया कि इसमें कई कोष्ठक जैसी संरचनाएं हैं। इन कोष्ठक जैसी संरचनाओं को उन्होंने कोशिका कहा। कोशिका शब्द वस्तुतः लैटिन भाषा का शब्द सेल्यूला से लिया गया है, जिसका अर्थ एक कमरा होता है। तो एक कॉर्क के अनुप्रस्थ काट की एक संरचना यहाँ दर्शाई गई है। जो ये कोष्ठक बने हुए हैं, इन्हें रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया। तो इस प्रकार कोशिका की खोज और इसके नामकरण का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने शोध कार्य किए और कोशिका के विभिन्न अंगों एवं इसकी विशेषताओं को उन्होंने अपने शोध पत्रों में रेखांकित किया। जो कुछ मुख्य वैज्ञानिक हैं और जो उनके कार्य हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। इसी तरह रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कोशिका के केंद्रक एवं केंद्रिका इसका पता लगाया था। वॉल्डेयर, इन्होंने गुणसूत्रों
क्रोमोसोम्स का पता लगाया। इमे स्विम्पर, इन्होंने हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का पता लगाया। और जीई पैलेट, इन्होंने राइबोसोम की खोज की। आगे बढ़ें। अब हम लोग कोशिका की संरचना पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, एक सामान्य कोशिका में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे कोशिका आवरण कहा जाता है, बीच में केंद्रक होता है और एक कोशिका द्रव्य। इनमें कई संरचनाएं अर्थात कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में कुछ विशिष्ट भिन्नताओं को छोड़ करके इनकी संरचना जो होती है लगभग एक समान होती है। तो आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, अब जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं के भाग, एनिमल और प्लांट सेल के जो भाग हैं और जो उनके मुख्य अंग हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण जो होता है वह कोशिका झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन। इसको जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण है उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें एक सेल वॉल पाया जाता है। इस कोशिका झिल्ली के साथ साथ एक सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, वह पाया जाता है वनस्पति कोशिकाओं में। न्यूक्लियस दोनों में होते हैं और कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म इन दोनों ही सेलों में पाए जाते हैं। यहाँ एक जंतु कोशिका एनिमल सेल का जो है सो एक आरेख प्रस्तुत किया गया है और इसके विभिन्न अंगों को इसमें दर्शाया गया है। इस पर एक नज़र आप डाल लें। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो जंतु कोशिका होती है तो उसका सबसे बाहरी आवरण, जैसा कि पहले बताया मैंने, कि कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के भीतर की संरचनाओं या घटकों को बाहरी परिवेश से अलग करती हैं और कोशिका को एक आकार देती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका को एक आकार देती है। इसकी एक विशेषता होती है कि यह अर्ध पारगम्य या चयनित पारगम्य होती है, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल, अर्थात इस झिल्ली से होकर के कुछ विशिष्ट पदार्थ ही कोशिका के अंदर जा सकते हैं या कोशिका के बाहर आ सकते हैं। जो ये पदार्थ कोशिका के अंदर जाते हैं या कोशिका से बाहर आते हैं वह विसरण, डिफ्यूजन और परासरण, ऑस्मोसिस, इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से ये कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं कुछ विशिष्ट पदार्थ। तो आइए देखें कि विसरण और परासरण क्या है। तो दोस्तों, विसरण, डिफ्यूजन जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों की गति होती है। तो विशेष रूप से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका के अंदर जाना एवं बाहर निकलना ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया के तहत होता है। दोस्तों, कोशिका के बाहर जब ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है और कोशिका के अंदर यह कम होती है तो इस विसरण की प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन वो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है उसके माध्यम से अंदर प्रवेश करती है। और जैसा कि आपको पता है कि कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट के रूप में पाया जाता है, तो यह भी विसरण की प्रक्रिया के तहत कोशिका के अंदर से बाहर निकलता है। इसी प्रकार परासरण, ऑस्मोसिस, यह भी विसरण का ही एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विसरण की क्रिया होती है। अर्थात विसरण की क्रिया, डिफ्यूजन की क्रिया जब एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होती है तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जल का जाना अथवा जल का इससे बाहर निकलना ये ऑस्मोसिस विधि के तहत होता है। इसमें कम सांद्रता वाले घोल से अणुओं की गति
अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर होती है। आगे बढ़ें। कोशिका भित्ति, जैसा कि मैंने बताया था कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी होती है। यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज, पैक्टोज तथा कुछ निर्जीव पदार्थों की बनी होती है। यह सेल्यूलोज जो होता है, यह पौधों को एक संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। आगे बढ़ें। केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर सामान्यतः मध्य में कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण भाग होता है, न्यूक्लियस। सामान्यतः इसका आकार गोलाकार होता है, लेकिन यह बेलनाकार भी हो सकता है, और सामान्यतः यह मध्य में पाया जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह किनारे कहीं स्थित हो। इसके चारों ओर दोहरे परत का एक छिद्रित आवरण होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इस झिल्ली से कोशिका द्रव्य जो है सो केंद्रक के अंदर आता जाता रहता है। केंद्रक वस्तुतः कोशिकाओं के सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अतः इसे कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल्स भी इसे कहा जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक रस, न्यूक्लियर सैप होता है। अब इस केंद्रक में दो मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें देखिए। पहला है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। यह कोशिका के समसूत्री विभाजन, माइटोसिस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, कोशिका का विभाजन, इस संबंध में हम लोग एक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ जान लें कि जो माइटोसिस, जो डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, उसमें जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी संख्या सामान्यतः एक ही होती है, लेकिन यह एक से भी अधिक हो सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस में। केंद्रिका के अंदर राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जिसको आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, पाया जाता है, जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये आरएनए जो होता है वह केंद्रिका, न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, और इस पर जो है सो प्रोटीन संश्लेषण होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण संरचना जो पाई जाती है केंद्रक में, वह होता है क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। तो यह भी केंद्रक में पाए जाते हैं। इसमें आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, जो डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के रूप में माता पिता से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, तथा केंद्रक के अंदर ये जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। अलग अलग जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। मानव में यह 23 जोड़ों में होते हैं, अर्थात 46 क्रोमोसोम होते हैं। कुत्तों में 39 जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं। तो इस तरह भिन्न भिन्न जीवों में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। इन्हें एक्स, वाई, जेड आदि नामों से संबोधित किया जाता है। यह जीवों के लिंग निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो केंद्रक में ये दो महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं, केंद्रिका और गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। अब कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, इसे जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। यह कोशिका झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें कोशिका के केंद्रक सहित कोशिका के विभिन्न घटक अर्थात कोशिकांग, कोशिका के अंग इस जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं। कोशिका का यह भाग समस्त जैविक क्रियाओं का केंद्र होता है। इसमें जल की मात्रा लगभग 80% होती है, प्रोटीन लगभग 15%, वसा, फैट जो है सो लगभग 3%, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स और अकार्बनिक लवण जो होते हैं
वो लगभग 1% के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ये कोशिका का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। अब हम लोग जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिकांग, इन्हें कोशिकांग कहा जाता है। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया या कणाभ सूत्र एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल्स है। इस अंग का कार्य जो मुख्य रूप से है वह कोशिकीय श्वसन है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसका काम है। जैसा कि आपको पता है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सी श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में निकलती है। एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट अणुओं के रूप में ऊर्जा निकलती है। तो ऑक्सी श्वसन के दौरान निकलने वाली जो ऊर्जा होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में, वह इसमें संचित होता है, इसमें भंडारित होता है, स्टोर रहता है ये ऊर्जा एटीपी के रूप में। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा इसी क्षेत्र से प्राप्त होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। क्रिस्टी, इसमें जो ये मुड़ी हुई संरचनाएं होती है इसे क्रिस्टी कहा जाता है, जो श्वसन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरी महत्वपूर्ण संरचना या कोशिकांग है जो जीव द्रव्य में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में। तो यह जालिका कोशिका द्रव्य में नलिकाओं एवं सिराओं के रूप में फैली होती है। यह चिकनी भी होती है और खुरदरी भी होती है। चिकनी अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दोनों प्रकार की सतहों वाली होती है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका जो मुख्य कार्य होता है अंतःकोशिकीय परिवहन का होता है। विशेष करके इन नलिकाओं से प्रोटीन का कोशिका के विभिन्न भागों में परिवहन होता है। तो ये जान लें आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य कोशिकीय परिवहन का है। विशेष रूप से ये प्रोटीन का परिवहन कोशिका के एक भाग से दूसरी भाग में करती हैं। तो जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसी के कारण इनकी सतह खुरदरी होती है। तो राइबोसोम वे कोशिका के अंग हैं जिन पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इन्हीं के कारण इनकी सतह जो है सो खुरदरी होती है, राइबोसोम के कारण। और चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका जो होती है अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह वसा, फैट या लिपिड अणुओं के निर्माण में सहायता करती है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसके फंक्शन को आप अच्छी तरह से समझ लें। तीसरा है गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या और एपरेटस। यह कोशिकांग झिल्ली युक्त चपटी कुंडलीकृत संरचना होती है जो जालनुमा होती है। इन झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके झिल्लियों से होता है संपर्क इनका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ जो होते हैं उसका भंडारण जो होता है वो गोल्जी उपकरणों, गोल्जी एपरेटस में होता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिकीय श्रवण, सेक्रेशन और प्रोटीन, वसा तथा कुछ विशेष एंजाइमों का भंडारण करना होता है। तो ये भंडार हैं प्रोटीनों के, वसा के और कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स इसमें स्टोर्ड होते हैं गोल्जी उपकरणों में। आगे बढ़ें। राइबोसोम और सेंट्रोसोम। दोस्तों, राइबोसोम जो होता है
वह अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसकी रचना 50% प्रोटीन और 50% आरएनए द्वारा होती है। इसी तरह सेंट्रोसोम जो होते हैं, इसको हिंदी में तारकाकाय कहते हैं, तारककाय कहते हैं। यह केंद्रक के समीप पाए जाते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय कोशिका के ध्रुवों का निर्माण करते हैं। इसे हम कोशिका विभाजन वाले वीडियो में इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ें। लवक, प्लास्टिस। तो लवक जो होते हैं, प्लास्टिड्स, ये मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। लवक वस्तुतः ये वर्णक कण, पिगमेंट ग्रेन्युल्स होते हैं और कोशिका द्रव्य में यत्र तत्र बिखरे हुए होते हैं, यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, हरित लवक या क्लोरोफिल एक ऐसा ही लवक है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। इसी के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है, इस हरित लवक क्लोरोफिल के कारण। तो ये लवक मुख्य रूप से या एकमात्र रूप से पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ें। लाइसोसोम। लाइसोसोम वस्तुतः झिल्ली से घिरी हुई एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें हाइड्रोलिटिक पाचक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस लाइसोसोम में। तो वस्तुतः कोशिका के क्षतिग्रस्त अंग तथा बाहर से आने वाले पदार्थ, विशेषकर बैक्टीरिया आदि को लाइसोसोम पचा करके कोशिका को साफ करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम की थैली जो है सो फट जाती है और पूरी कोशिका इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम में घुल करके नष्ट हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो इसे आप जान लें कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और यही एंजाइम जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं कोशिका के, उसको पचा करके कोशिका को साफ करते हैं। या फिर जो डैमेज सेल होते हैं, जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस पूरे सेल को घुला करके नष्ट कर देती है। तो ये छठा महत्वपूर्ण कोशिकांग है लाइसोसोम। आगे बढ़ते हैं। अब रसधानी या रिक्तिका, वैक्यूल, ये क्या है? तो रसधानी या रिक्तिका जो है जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक निर्जीव कोशिकीय संरचना है। इसमें कोशिका द्रव्य नहीं होते हैं। इसमें तरलनुमा, जलनुमा पदार्थ भरा रहता है तथा ये टोनोप्लास्ट नामक आवरण से घिरे रहते हैं। जलीय पौधों की रसधानियाँ, रिक्तिका जो होती हैं वो गैस युक्त होती हैं, जिससे पौधे पानी में तैर पाते हैं। पादप कोशिकाओं में ये विशाल होते हैं, क्योंकि जिस तेजी से पादप कोशिकाओं का विकास होता है उतनी तेजी से जो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म है वो नहीं बन पाता है। इसीलिए कोशिका द्रव्य के बीच में ये रिक्तिकाएं, वैक्यूल जो है सो बन जाते हैं। तो यह मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में ये काफ़ी विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि पादप कोशिकाएं एनिमल सेल्स जो होते हैं उनसे तेजी से बढ़ती हैं। आगे बढ़ें। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें कि जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर के अलग अलग कार्यों को संपन्न करने वाले अंगों का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक, ये कोशिकाएं प्रायः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो है सो सेल्स का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होता है कि इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, अर्थात यह अल्प विकसित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं, जिसमें आवरण से ढका हुआ एक संगठित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक जो है न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और इसके सामने भले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।